पिता के बिना जिंदगी वीरान है, सफर तन्हा है और राह सुनसान है। वही मेरी जमी है, वही आसमान है, वही खुदा है, वही मेरा भगवान है। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पिता का त्याग। आज रघुनाथ जी के घर में उनकी बहू रीता ने तांडव मचाया हुआ था। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के झगड़ रही थी। अपने पति से कह रही थी, अरे चूल्हे में जाए, तुम्हारे पिताजी और ताऊ जी का सेवा सत्कार, मुझे इन बुढ़ों का सेवा नहीं किया जाता। मैंने तो एक बाप के बेटे से शादी की थी और यहाँ पर दो दो बुढ़ों की सेवा करनी पड़ रही है। जाकर अपने पिताजी से कह दो कि मुझसे अब नहीं होता उनके भाई की सेवा। उनकी सेवा तो कर ही रही हूँ, साथ में उनके भाई भी सर पर बैठे हुए हैं। उनके दो दो बच्चे होते हुए भी वो हमारे घर पर, हमारे छाती पर मूंग दल रहे हैं। अपने बेटे और बेटियों के घर क्यों नहीं चले जाते? और हाँ, जाकर कह दो अपने पिता से, ताऊ जी को जल्दी से जल्दी यहाँ से रवाना करें। जरा भी आनाकानी करेंगे तो मैं उनके सारे सामान को सड़क पर फेंक दूंगी और उन्हें भी धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगी। रीता बिना रुके इतनी सारी बातें कहे जा रही थी। उसका साथ देने के लिए उसका पति भी पीछे नहीं रहता। उसके बातों में हाँ मिलाते रहता है और कहता है, तुम ठीक कह रही हो, ये दोनों बुढ़े हम लोग का जीना हराम कर दिए हैं। हम लोग के सर पे तो एक के साथ एक फ्री बैठा हुआ है। अरे माना कि ताऊ जी नौकरी करते थे, थोड़ा बहुत पैसे हमें दे दिया करते थे और उन्होंने अपना जमीन सस्ते भाव में हमें बेच दिया, तो इसका क्या मतलब कि हमारे छाती पर जिंदगी भर बैठे रहेंगे? हम उनकी गुलामी करते रहेंगे? ये कहाँ की बात हुई? अगर गुलामी करना है तो पिताजी करें, मैं तो नहीं करने वाला। मैं आज साफ साफ कह दिए देता हूँ कि उनके भाई मुझसे नहीं संभलेंगे और वो अपना खुद जुगाड़ कर लें। अब जैसे ही राहुल अपने पिता को ये सारी बातें कहने के लिए घर से बाहर जाता है, वैसे ही दरवाजे पर उसके पिता रघुनाथ जी मिल जाते हैं। रघुनाथ जी ने कहा, बेटा, मैंने सारी बातें सुन ली है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बोझ को हल्का कर देता हूँ, तुम्हारे सारे समस्याओं को खत्म कर देता हूँ। अब यह कहने के बाद रघुनाथ जी बड़े दुखी मन से वहां से चले जाते हैं और एक कोने में जाकर सिसक सिसक कर रोने लगते हैं और सोचते हैं कि मेरे भाई ने मेरे बाल बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया और आज वही बच्चे मेरे भाई को उनका सेवा सत्कार करने से मना कर रहे हैं। दरअसल रघुनाथ जी और माधव जी दोनों भाई थे। माधव जी की सरकारी नौकरी थी। उनकी पत्नी का बहुत पहले ही निधन हो गया था। उनके दो बच्चे थे, सरिता और सागर। अपनी पत्नी का निधन होने के बाद वो चाहते अपने बेटे और बेटी के पास शहर में जाकर रह सकते थे, लेकिन उन्हें अपने गांव से खासा लगाव था। उन्हें शहर की हवा पानी पसंद नहीं थी। उन्हें अपना गांव ही सबसे प्यारा था। इसीलिए वो अपने जमीन को आधे से भी आधे दाम में अपने भाई को बेच देते हैं और अपने भाई के पास, अपने भाई के परिवार में आकर रहने लगते हैं। अब रघुनाथ जी अपने भतीजी सरिता को फोन मिलाते हैं। जब सरिता फोन उठाती है तो रघुनाथ जी ने कहा, बेटा सरिता, तुम्हारे पिता काफी बीमार हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए तुम जल्दी से जल्दी सागर को लेकर यहाँ चली आओ और उन्हें अपने साथ लेकर चली जाओ। सरिता ने कहा, काका जी, आखिर ऐसा क्या हो गया? इतने दिनों तक आपने तो कभी ऐसा नहीं कहा। चलो मानती हूँ कि पिताजी की तबीयत खराब है, लेकिन उन्हें ले जाने की बात आज तक आपने नहीं कही। क्या कारण है? रघुनाथ जी ने बात को टालते हुए सरिता से कहा, सरिता बेटा, भैया तुम्हें देखना चाहते हैं, आकर उनसे मिल लो और उन्हें अपने साथ ले जाओ। कुछ समय अपने बच्चों के साथ भी तो बिताएं। सरिता ने कहा, काका जी, लेकिन आज अचानक पिताजी को ले जाने की बात कुछ समझ में नहीं आई। रघुनाथ जी ने कहा, बेटा, ये सब बातें छोड़ो और जल्दी आओ। अब सरिता जल्दी से फोन अपने भाई को मिलाती है और सागर से कहती है, भाई तुम जल्दी से जल्दी, और कहती है, भाई तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, हमें पिताजी के पास जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सरिता और सागर दोनों अपने पिता से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। सागर बहुत ही परेशान लग रहा था। तब सरिता ने कहा कि भाई तुम चिंता ना करो, पिताजी जल्दी से ठीक हो जाएंगे।
सागर ने कहा, दीदी तुम भी क्या बात करती हो। वो लोग कुछ दिन और अपने पास पिताजी को रखते तो क्या हो जाता। हम लोगों ने अपना सारा खेत उन्हें आधे से भी कम दाम पर दे दिया और पिताजी ने 1 बीघा खेत बिना पैसे में ही उन लोगों को दे दिया। मैंने सोचा कि वो लोग पिताजी का देखभाल करेंगे, लेकिन 1 बीघा खेत लेने के बाद भी वो लोग पिताजी का देखभाल नहीं कर सके, अपने पास रख नहीं सके। तब सरिता ने कहा, अरे जाने भी दो, छोड़ो ना, उसमें क्या जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पिताजी अपने अंतिम समय में हम लोगों के साथ रहना चाहते हैं। दीदी आप भी क्या बात करती हो। मेरी पत्नी को आप जानते हैं ना। मेरी पत्नी रेनू को आप तो जानती हैं। उसने तो साफ साफ मना कर दिया है कि पिताजी को साथ में नहीं रखना है, पिताजी को लेकर मत आना। और वैसे भी दीदी, शहर में मेरा घर सिर्फ 3 कमरों का ही है। हम लोग पिताजी को कैसे एडजस्ट करेंगे, पिताजी कैसे वहां पर रह पाएंगे। तब सरिता ने अपने भाई को डांटते हुए कहा, और आज तुम ऐसी बातें कर रहे हो, पिताजी को अपने साथ नहीं रखना चाहते। पिताजी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया और आज तुम उनसे मुंह मोड़ रहे हो। सागर ने कहा, कर्तव्य और जिम्मेदारियों की बात कर रही हो तो तुम्हारे पति भी तो डॉक्टर हैं, पैसे वाले हैं। तुम अपने घर क्यों नहीं ले जाकर रखती। रखने रखाने की बात नहीं है सागर, मैं अपने पिता को अपने साथ रख लूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तुम्हारा जो कर्तव्य है मैं उसे बता रही हूँ। वैसे में जब पिताजी रिटायर हुए थे तो उनके रिटायरमेंट का पैसा भी पिताजी ने हमें बांट दिया था। आधे आधे पैसे हमें दे दिए थे। और तुम्हें याद भी है, उस समय तुम अपने तंगी का रोना रो रहे थे तो मैंने अपने हिस्से का पैसा भी तुम्हें दे दिया। याद है कि नहीं कुछ। अब अपनी बहन की बातों को सुनकर सागर ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। सरिता बोली कि सागर, मुंह फेरने से कुछ नहीं होता, वो हमारे पिता हैं। इस तरीके से बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। अपने भाई को खूब डांट फटकार लगाने के बाद काफी लंबा सफर करके सरिता अपने पिताजी के पास पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर अगले ही दिन अपने पिता को लेकर वापस अपने घर चली आती है, क्योंकि वह जान रही होती है कि मेरे पिता का देखभाल मेरे चाचा के घर नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो अपने पिता को अपने घर ले आती है। और जब शाम होती है तो सरिता का पति अनमोल अपने क्लिनिक से घर आता है। तब सरिता ने कहा, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब थी, आप यहाँ नहीं थे तो मैं गांव जाकर उन्हें यहाँ ले आई। अनमोल अचानक गुस्से में बोला, यहाँ ले आई, क्या मतलब है। तुमने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। इतना बड़ा फैसला तुमने खुद कर लिया। अरे घर मैंने खुद के लिए बनवाया है, कोई वृद्धा आश्रम नहीं खोला है। और तुम्हारे पिता की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई पर है। जब पैसे लेने की बात आई थी तो कैसे नाटक करते हुए सागर ने सारे पैसे ले लिए थे और तुमने भी दानवीर कर्ण बनकर अपने पैसे उसे दे दिए थे। मैं पैसे अपने बच्चों के लिए कमाता हूँ, दान करने के लिए नहीं। अनमोल के इस रूप को देखकर सरिता हैरान रह गई। जो इंसान अनजान की सेवा और इलाज जो इंसान अनजान की सेवा और इलाज करता है, उसके मन में और घर में अपने ससुर के लिए जगह नहीं थी। अनमोल जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहा था। सरिता हाथ जोड़कर बोली, जरा धीरे बोलिए, अगर बाबूजी ने सुन लिया तो वह जीते जी मर जाएंगे। आखिर उनका भी आत्मसम्मान है। अनमोल बोला, अगर सम्मान है तो बेटे के घर जाकर रहें। बेटे के घर क्यों नहीं चले गए। तुम कमाती नहीं हो, मेरे कमाई पर रहती हो, तो निर्णय करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। इतना कहकर अनमोल वहां से उठकर चला गया। सरिता को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पति को वह इतना इज्जत देती थी, आज वही पति ने कितनी बेशर्मी से जवाब दिया। सरिता के खुद के अकाउंट में भी पैसे थे, लेकिन वह बिना अपने पति के इजाजत के खर्च नहीं कर सकती थी। यही बातें सोचते सोचते वह सोफे पर सो गई, पता ही नहीं चला। जब सुबह होती है, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती है, घर का और बाकी काम करती है। सरिता का पति अनमोल भी नाश्ता करके बिना कुछ कहे अपने क्लिनिक के लिए चला गया था। जब सरिता अपने पिता को खाना देने के लिए उनके रूम में जाती है, तब उसने देखा कि उसके पिता सारे कपड़े, सारे सामान समेट रहे हैं, अपने बैग में अपने कपड़ों को भर रहे हैं। तब सरिता ने कहा, पिताजी यह क्या कर रहे हैं, इन सारे कपड़ों को समेट क्यों रहे हैं। माधव जी ने कहा, बेटी मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अपमान सहो, मेरी वजह से तुम्हारा घर टूटे।
बेटा, तुम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो, मैं तो यही चाहता हूँ। तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो, मेरी यही इच्छा है। मैंने एक वृद्धा आश्रम में बात कर लिया है, वो लोग मुझे वहाँ रखने के लिए तैयार हो गए हैं। तुम बस इतना करना कि मुझे वहाँ पर छोड़ देना। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आत्मसम्मान के साथ जिए, उसका कोई अपमान ना करे, उसे मेरी वजह से सबके ताने न सुनने पड़े। अपने पिता के बातों को सुनकर सरिता उनका हाथ पकड़कर बैठ जाती है और कहती है, पिताजी, मुझे माफ करना। मैंने पूरी कोशिश की थी आपको यहाँ रखने की, लेकिन अनमोल हैं कि तैयार ही नहीं होते। आज आपकी बेटी इतनी विवश हो गई है कि अपने पिता को अपने साथ नहीं रख सकती। पिताजी, आपने ही तो संस्कार दिए थे ना कि अपने सास ससुर का सेवा करना। मैंने अपने सास ससुर का सेवा किया, मरते दम तक पूरा जी जान लगा दिया, और वो भी मुझे भर भर के आशीर्वाद देते थे। आपके बताए गए रास्ते पर चली। मैंने अपने पति के माँ बाप का सेवा कितना जतन से किया था। जब वो बीमार थे तो रात दिन मैंने एक कर दिया, और आज आपकी सेवा करने की बारी आई तो मेरे पति ने मुंह मोड़ लिया। पिताजी, सबके माँ बाप तो एक ही समान होते हैं ना। सरिता के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैं जानता हूँ तुम सबसे अच्छी लायक बेटी हो। हर किसी को तुम्हारी जैसी बहू दे। तुमने अपनी बहू होने का कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया। मैं जानता हूँ यही मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन बेटा, मेरे नसीब में तुम्हारी जैसी बहू नहीं थी। अब जल्दी से चुप हो जाओ। अब जैसे तैसे करके सरिता अपने आंसुओं को पोंछती है, अपने आप को संभालती है। अपने पिता को नाश्ता खिलाने के बाद टैक्सी बुलाकर उनके साथ वृद्धा आश्रम चली जाती है। अब वृद्धा आश्रम आ चुका था। माधव जी वृद्धा आश्रम में जाने लगते हैं। बाहर खड़ी हुई सरिता अपने पिता को जाते हुए देख रही थी, मानो वो अपने पिता को अंतिम बार देख रही है, शायद कभी नहीं देख पाएगी। उसके मन में ऐसा हो रहा था। माधव जी लड़खड़ाते कदमों के साथ किसी दूसरे के सहारे वृद्धा आश्रम के अंदर चले जाते हैं। सरिता अपने घर आकर फूट फूट कर रोती है। 2-3 दिन तक न ठीक से सोती है, न ठीक से खाती है, न तो किसी से बात करती है। यहाँ तक कि उसके पति ने भी खोज खबर नहीं लिया कि पिताजी कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। भाई ने तो एकदम से पूछा ही नहीं। उसके मन में आया कि वो वृद्धा आश्रम में फोन करके पूछे कि पिताजी आप कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है। लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई। अंदर से आत्मग्लानि से भर चुकी थी। बार बार अपने आप को कोस रही थी, धिक्कार रही थी। अब यही सब बातें सोच ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। वृद्धा आश्रम से फोन आया। उधर से खबर मिली कि माधव जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब यह सुनने के बाद सरिता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि अभी 3 दिन पहले ही तो पिताजी को वृद्धा आश्रम छोड़ कर आई थी। आज वो चल बसे। मन ही मन अपने पति को बहुत कोस रही थी कि पिताजी इतने बीमार थे, अनमोल इतने बड़े डॉक्टर हैं, वो चाहते तो पिताजी का इलाज करते, अपने घर में रखते, लेकिन मेरे पति ने ऐसा कुछ नहीं किया। सरिता जल्दी से वृद्धा आश्रम की तरफ भागी। जब वृद्धा आश्रम पहुंचती है तो उसके पिता के पार्थिव शरीर को बाहर लिटाया गया था। वृद्धा आश्रम के मैनेजर ने पूछा, इनका काफी बड़ा परिवार है, आप अकेले क्यों आई हैं? इनके बाकी के बच्चे नहीं आए? नहीं, इनका कोई नहीं है, जो भी हूँ मैं ही हूँ। आपको जो भी करना है मुझे कहिए, मैं करूँगी। तभी मैनेजर ने एक लिफाफा दिया जिसमें माधव जी ने लिखा था, बेटा, इस दुनिया में जब तक अपने बल पर हो तभी तक ही कोई रिश्ता तुम्हें पूछेगा। मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। जीते जी मैंने अपनी बेटी को इज्जत से जीना सिखाया, तो मरने के बाद भी कैसे किसी के भरोसे उसे छोड़ सकता हूँ। मेरे बचे हुए पैसे और गांव के घर को बेचकर तुम अपने लिए कुछ करो ताकि अपने फैसले खुद ले सको। इस संपत्ति में तुम्हारे भाई का कोई हिस्सा नहीं होगा। सदा खुश रहो मेरी बच्ची। पिता के एक एक शब्द ने मानो सरिता में हौसला भर दिया था। सरिता ने सागर को और अपने पति अनमोल को पिता की मौत की खबर दी, परंतु उसमें से पिता का दाह संस्कार करने
अनमोल नहीं आया। सागर तो आया, लेकिन सरिता ने उसे अपने पिता की चिता को छूने तक नहीं दिया और खुद अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। पिता के बताई गई बातों को सोचते हुए उसने अपने गांव के घर को बेच दिया। उस घर को बेचने के बाद जो पैसे मिले थे और पिता द्वारा जो जमा किए गए पैसे थे, उनको मिलाकर उसने अपना खुद का ड्रेस डिजाइनिंग का काम शुरू किया। वह अपने पैरों पर खड़ा हुई और अपने पति अनमोल को उसने तलाक दे दिया। अनमोल ने तो बहुत माफ़ी मांगा, लेकिन सरिता ने उसे माफ़ नहीं किया और कहा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, अगर तुम मेरे पिता को वापस ला कर दे दोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। और तभी सरिता का भाई सागर भी उसके पास आता है और कहता है, दीदी मेरी बहुत तंगी हालत चल रही है, मैं पाई पाई के लिए मोहताज हो गया हूँ, आप कुछ मदद कर देती तो अच्छा होता। सरिता ने साफ मना कर दिया और कहा, लालची भाई और बेटे के लिए मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है, चाहे वो तुम्हारे जीजा हो या तुम। मैं एक फूटी कौड़ी भी तुम लोगों को नहीं देने वाली। मेरे पिता ने अपने पैसों को मुझे देकर मुझे आत्मनिर्भर बनाया। जब वो मर रहे थे तब तुम लोग कहाँ थे? सरिता के बातों को सुनकर दोनों अपना मुंह लटकाकर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि हर बार पत्नी और बेटी को ही परीक्षा देना पड़ता है? क्या विदाई के बाद बेटी अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर सकती? आज हम सभी को इसके लिए हम लड़कियों को आत्मनिर्भर बनना होगा, ताकि अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए छोटे छोटे फैसले ले सकें। और सिर्फ बेटियां ही नहीं, बूढ़े माँ बाप को भी अपने आने वाले समय के लिए पैसे बचा कर रखनी चाहिए। वो बची हुई संपत्ति उन्हें काम देगा उनके बुरे समय में। प्रिय दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।